हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का कोटा किंग ऑफिशियल पर स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम 2015 में लिया गया था उसके प्रश्न पत्रों को हम लोग देख रहे थे और वहां पर हमने सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊं कि 2015 में जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, 2015 का जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ जो अ, चयन की जो प्रक्रिया थी ना, वो दो भाग में बांट रखी गई थी। पहले तो प्री का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम हुआ। तो हम मेंस के पेपर को ही देख रहे थे। अब मेंस के पेपर में लगभग आपसे दो प्रश्न, लगभग नहीं, 200 प्रश्न यहाँ पूछे गए थे, जिसमें 100 प्रश्न हिंदी के थे और 100 प्रश्न आपके जीएस से थे। मतलब कि 100 प्रश्नों में आपको 50 प्रश्न आपके जीएस के और 50 प्रश्न रीजनिंग से पूछे गए थे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने ये जो 100 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था हिंदी विषय से, हमने उसे देख लिया है और आज हम क्या करेंगे, इसके अन्य 100 प्रश्नों को देखेंगे, इसे हम देखेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रश्नों को, इस प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 100 प्रश्न थे उस समय। 100 प्रश्न किससे थे? जीएस से थे। 50 प्रश्न जीएस से थे, जिसमें झारखंड और भारत के समान ज्ञान, भारत का समान ज्ञान, झारखंड के समान ज्ञान से प्रश्न पूछा गया था। साथ में करंट की भी कुछ चीज़ें, कुछ करंट भी यहाँ पर शामिल किया गया था और 50 प्रश्न जो थे ये रीजनिंग के थे। इस वर्ष क्या है स्थितियाँ? एक 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिससे 25 प्रश्न जो हैं आपके जीएस से है, 25 प्रश्न आपके रीजनिंग से है, 25 प्रश्न हिंदी से और 25 प्रश्न जो हैं आपके इंग्लिश से पूछे जाने हैं। चलिए, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो ये जीएस का पहला 50 प्रश्न आपका जीएस को देखने को मिलेगा, उसके बाद 50 प्रश्न जो है रीजनिंग के हैं। तो 101वां जो क्वेश्चन है, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, किस वर्ष खूंटी जिला को रांची से अलग किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो आप सभी को पता है, उसका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपको पता है 2007 में। वैसे मैं आपको बता दूं, जब देश राज्य अलग हुआ था बिहार से, जब हम अलग हुए, तो उस समय राज्य में केवल 18 ही जिले थे। उसके बाद क्या हुआ कि नई नई जिलों को क्या किया गया, क्रिएट किया गया, जिसमें सबसे पहले 4 जिलों को क्रिएट किया गया था। उसके बाद 2007 में 2 अन्य जिले, जैसे जिसमें हम कह सकते हैं पहले रामगढ़ और दूसरा खूंटी। तो जो खूंटी था ये 24वां जिला था। इसे रांची से अलग करके क्या किया गया 2000 में, इसे एक जिला के रूप में स्थापित किया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या था? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण भूकंप के विवरण दर्ज करने और इस मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, बेरियोमीटर, सोनोग्राफ या बैरोमीटर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। इसका प्रयोग किया जाता है भूकंप के विवरण को दर्ज करने में, है ना, और साथ ही मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बैरियोमीटर किसी प्रकार का उपकरण नहीं है, पर सोनोग्राफ जो होता है यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। और बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायुमंडल के दाब को मापने में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सरकार द्वारा प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना किस उत्पाद के लिए आरंभ की गई थी? यहाँ पर ये करंट का प्रश्न पूछा गया था कि 2015 में जब स्टेनोग्राफर का पेपर लिया गया, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछा गया, उस समय पूछा गया था। तो डायरेक्ट, यदि मैं अंग्रेजी में इसे बताना चाहूँ, डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट होगा, ट्रांसफ़र बेनिफिट। तो आप बताइए किस योजना के लिए इसे शुरू किया गया था? ये जो योजना थी किस उत्पाद के लिए आरंभ की गई थी? क्या है? और पानी के लिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लैंडलाइन फ़ोन या विद्युत? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ये था ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान समय में भी ये जो है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ जो है, इस योजना के तहत में क्या होता है, आपको सब्सिडी दी जाती है पेट्रोलियम पदार्थों पर। जो घरेलू उपयोग में गैस का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर आप देखते होंगे कि सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। वो जो सब्सिडी है इसी योजना के तहत में आपको वर्तमान समय में भी दी जा रही है। जैसे मैं बताऊँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? झारखंड में राज्य में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 95%, 30%, 80% या 45%। तो यदि मैं बात करूँ झारखंड गवर्नमेंट के बारे में, और उन्होंने जो को डाटा को जो प्रकाशित किया, तो उस डाटा से यह बताता है कि झारखंड में लगभग 95% जो लोग हैं ना, लोग जो है वो कृषि कार्य कर रहे हैं, अर्थात जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। लगभग 95% लोग आज भी कृषि क्षेत्र से क्या है, रोजगार पाते हैं और अपने परिवार को चला पा रहे हैं। वैसे राज्य में कहा जाता है, यह राज्य जो है
खनिज संपदा के मामले में सबसे धनी राज्य है, लेकिन जीडीपी के मामले में हमारा राज्य जो है 18वें स्थान पर आता है। 18वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पे है आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर, सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है महाराष्ट्र की है, यदि मैं बात करता हूँ राज्यों के संदर्भ में। चलिए बात कर लेते हैं आगे कुछ कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। जैसे निम्नलिखित में से, ये अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? शिवरात्रि, जन्माष्टमी, सोहराई या पोंगल? शिवरात्रि और जन्माष्टमी तो आप जानते हैं कि केवल झारखंड में नहीं अन्य कई राज्यों में मनाई जाती है, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोहराई। यही सोहराई जो पर्व है केवल और केवल झारखंड में मनाया जाता है, या एक प्रकार का लोक पर्व है झारखंड का। और जनजातीय क्या बोलते हैं, झारखंड में जो जनजाति निवास करती है उसके द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। वैसे मैं बताऊं, ये जो त्यौहार है ये पशुओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है, पशुओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इसी कारण से इस त्यौहार को पशु उत्सव भी कहा जाता है। पशु उत्सव भी मनाया कब जाता है? कार्तिक अमावस्या के दिन में। कार्तिक अमावस्या ये समय है, दिवाली के बाद का जो समय होता है ना कार्तिक अमावस्या का, उसी दिन इसके मनाया जाता है। वैसे आपको याद आ रहा होगा कि जैसे हिंदू धर्म में भी क्या है कि एक पर्व मनाया जाता है इसी दौरान, जिसे हम लोग जानते हैं गोवर्धन पूजा के नाम पे। तो हम कह सकते हैं सोहराय जो है गोवर्धन पूजा का ही एक रूप है। पर जनजातीय लोग जब इस त्यौहार को मनाते हैं तो वो इस त्यौहार को सोहराय करते हैं, और ये पशुओं से जुड़ा हुआ पर्व है। यहाँ पर पशुओं को, बैल और गाय को क्या कहता है, पशुओं को मतलब गाय बैल को सम्मान देने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ बता दूँ मैं पोंगल के बारे में, तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का एक लोक पर्व है, हाँ? और ये जो है फसल कटाई का उत्सव है, फसल से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का है, और फसल से जुड़ा, फसल कटाई का एक उत्सव है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा धातु शिल्प मल्हारा तंत्री जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सा धातु शिल्प मल्हारा मतलब कि यह एक प्रकार की विधि है धातु से मूर्तियां बनाने का, या अन्य प्रकार के मूर्तियां विशेषकर कह सकते हैं, या अन्य प्रकार के संरचना को बनाने के लिए। तो क्या सही होगा? मल्हारा तंत्री जनजाति द्वारा कौन सा कला का प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, डोकरा कला। चलिए डोकरा कला के बारे में आपको बता दूं कि डोकरा कला क्या है। तो डोकरा कला आप देखेंगे झारखंड में धातुओं के द्वारा मूर्तियां बनाने की एक कला है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। होता क्या है कि ये जो है ना मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके, मोम कास्टिंग का तकनीक का उपयोग करके क्या कहता है, मूर्तियाँ बनाई जाती है। और इस तकनीक को कहा जाता है क्या? डोकरा कला। ये मूर्तियाँ बनाने की कला है, या हम कह सकते हैं धातुओं से मूर्तियाँ बनाने की कला है, या हम कह सकते हैं कि धातु से अन्य कई प्रकार की संरचनाएं बनाई जाती है। तो धातु से किसी मूर्तियाँ बनाना या अन्य कोई प्रकार के ऑब्जेक्ट को बनाना, ये जो कला है ये कहलाती है डोकरा कला। मोम कास्टिंग का मतलब मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा, कि मोम कास्टिंग के बारे में समझा दूँ कि यहाँ पर मोम का प्रयोग किया जाता है सांचे के लिए, है ना। सांचे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी देवी का मूर्ति बनाना हो, जैसे किसी ईश्वर देवी का मूर्ति बनाना, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, सबसे पहले हम मोम से क्या करते हैं, सांचे का निर्माण करते हैं, और वहाँ पर धातु, जो पिघली हुई धातु है, तो इस सांचे में हम लोग डालते हैं, और उसके बाद यह मूर्ति जो है ठंडी होने के बाद जो धातु जो है इस मूर्ति में ढल जाती है। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसे हम देखते हैं। समझ गए होंगे डोकरा कला क्या है। धातु से क्या होता है, धातु से मूर्तियाँ बनाने की एक कला है ना, जिसमें मोम तकनीक का प्रयोग करके, विशेष रूप से मोम कास्टिंग का तकनीक का प्रयोग करके मूर्तियाँ बनाई जाती है। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने अंततः भारत को 2 स्वतंत्र इकाइयों भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो आप सभी को पता है कि हमारा देश जो था, इस योजना के तहत में हमारे देश का बंटवारा किया गया, और भारत और पाकिस्तान नाम से 1947 में 2 देश उभर कर सामने आए, या हम कह सकते हैं स्थापित हुए। आपको पता है पाकिस्तान का
इंडिपेंडेंस डे कब होता है? ये होता है 14 अगस्त को, और हम लोग इसके एक दिन बाद 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त को लोग मनाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में कुछ चीज़ें। जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये वर्ष कब था? 1947 में, है ना। इस योजना के तहत में क्या किया गया था, मतलब किस अधिनियम के तहत में भारत को आज़ाद कर दिया गया था? माउंटबेटन योजना के बारे में सबको पता हो गया। ये इसी योजना के तहत में क्या किया गया था? भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था। वेबल योजना संविधान निर्माण से जुड़ी हुई योजना थी, है ना। संविधान निर्माण से यहाँ भारतीयों ने मांग किया था कि संविधान का निर्माण करना है, लेकिन जो संविधान सभा होगी वह केवल भारतीयों की होगी। साथ में हम लोग इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे थे, फुल इंडिपेंडेंस, किसी प्रकार का उपनिवेश नहीं। पर बेबल क्या कर रहा था? देखिए, संविधान का आप निर्माण कर ले। बेबल ने क्या प्रस्ताव लेकर आई भारत के पास में? तो ये प्रस्ताव लाया गया था कि जो संविधान है, भारत का जो संविधान है ये भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन जो भारत है वह डोमिनियन स्टेट बना रहेगा, एक उपनिवेश बना रहेगा इंग्लैंड का। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था? हमने ये जो शर्तें थी मानने से इनकार कर दिया था, और हम लोग फुल इंडिपेंडेंस क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने की बात को पे अड़े रहे। और अंत में जाके आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक मिशन भेजा गया, कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसके तहत में सबसे पहले तो क्या किया गया? आम चुनाव करवा के संविधान सभा का गठन करके भारतीय के लिए संविधान की निर्माण के लिए क्या किया गया? पहले तो संविधान सभा का गठन कर दिया गया, और उसके बाद अंततः 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें क्या किया कि इस अधिनियम के तहत में आज़ाद कर दिया गया भारत को। जब आज़ाद हुआ तो इस योजना के तहत में, माउंटबेटन योजना के तहत में, भारत और पाकिस्तान नाम से 2 देशों का निर्माण हुआ, अर्थात इस नियम के तहत में से अलग करके 2 स्वतंत्र इकाइयों, मैं बता देता हूँ। इस योजना के तहत में एकदम स्पष्ट हो गए होंगे कि भारत को 2 स्वतंत्र इकाइयों भारत पाकिस्तान को विभाजित किया गया था। बात स्पष्ट हो गई है। ये संविधान सभा से जुड़ा हुआ है। और ये भारत सरकार अधिनियम, पहले बता देता हूँ, भारत सरकार अधिनियम आया कब था? आया था 1935 में। ये एक प्रकार का संविधान था, पर यह संविधान बनाया था किसने? अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाया था। और इस संविधान के बनने के बाद 1937 में क्या हुआ? आम चुनाव हुए, सरकारें बनी, उत्तरदायी सरकार बनी, जिसमें भारतीय थे, आम चुनाव कराए गए थे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो है ना एक प्रकार का संविधान था, जिसमें आप पाएंगे क्या कि लगभग नहीं 10 अनुसूचियाँ और 321 अनुच्छेद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जब हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे थे ना, तो कई सारी चीज़ें हमने ना यहीं से बोरो की है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सत्ता में आई? आप बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या? आपको सभी को पता है कौन है? द्रौपदी मुर्मू। सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए कुछ बातें हम जान लेते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। जैसे आपको पता है कि इस वर्ष में क्या हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये चुनी गई है। तो ये पहली जनजातीय व्यक्ति बन चुकी है, हम कह सकते हैं महिला बन चुकी है, जो पहली है जो राष्ट्रपति, पहली जनजातीय राष्ट्रपति है। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं। पहला तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में 2015 से 2022 तक, है ना, 2015 से लेकर 2021 तक लगभग ये झारखंड के राज्यपाल रही। अब यदि इसके जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बताऊं तो इनका जन्म जो था 1958 में हुआ था उड़ीसा में। अब इसका यदि मैं बताऊं तो द्रौपदी मुर्मू के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और एक बेटी थी। लेकिन 2 बेटे और इनके पति, द्रौपदी मुर्मू के पति, इनका देहांत हो गया। अलग अलग समय पर इनका देहांत हुआ था। किसी का तो मतलब कि एक्सीडेंट में, इनके पति का एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। बाद बाकी 2 बच्चे का जो था उनका भी डेथ हो गया। एक बेटी है जो अभी जीवित है, अब विवाहित भी है, इनका विवाह हो चुका है और वर्तमान समय में ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें मैं आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको बताऊं झारखंड के संदर्भ में, तो ये सबसे लंबा कार्यकाल था राज्यपाल के रूप में इनका। झारखंड में कितने लोग राज्यपाल बन चुके? तो आप कहेंगे 10 लोग। अब पहली महिला भी थी, पहली महिला राज्यपाल थी झारखंड की। ये महिला ऊपर से जनजातीय थी। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि पहली जनजातीय राष्ट्रपति बनी है ये। इसके पहले भी राष्ट्रपति महिला बन चुकी है, प्रतिभा पाटिल, है ना, प्रतिभा पाटिल, हाँ, ये बन चुकी है राष्ट्रपति।
तो द्रौपदी मुर्मू का सबसे लंबा कार्यकाल था। झारखंड में 10 राज्यपाल हुए। सबसे पहला था प्रभात कुमार और अभी जो वर्तमान में है रमेश बैस। तो राज्यपाल के पद में, झारखंड में राज्यपाल के पद में सबसे लंबा कार्यकाल जो था इन्हीं का था, द्रौपदी मुर्मू का। और वर्तमान समय में ये हमारे देश की राष्ट्रपति बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 109 प्रश्न के बारे में। झारखंड की जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में कि दसम जलप्रपात, जोन्हा और हुनरू, ये तीनों जो आपको रांची मिलेंगे। दसम आपको कांची रिवर पे है, जोन्हा जो है आपको राडोनी में मिलेगा और हुनरू स्वर्णरेखा नदी पर। और हिरनी जलप्रपात जो है ये रामगढ़ा नदी पर है। रामगढ़ा नदी पर है पश्चिमी सिंहभूम में। रामगढ़ा या कभी कभी इसे गढ़ा नदी भी कहा जाता है। तो ये आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाली किस वर्ष पहली बार भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पहुँचे थे? कब पहुँचे थे? भारत में कब आए थे? 98। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। चलिए ठीक है, पर वो प्रश्न नहीं पूछ रहा कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका कब पहुंचा था। तब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1505 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन है? पद्म विभूषण। तीसरा कौन है? पद्म भूषण। यदि मैं बात करूँ गैलेंट्री अवार्ड के बारे में, वीरता पुरस्कार के बारे में, तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। चलिए मैं बताता हूँ गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। गैलेंट्री अवार्ड या हम कह सकते हैं वीरता चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये दोनों चक्र जो है ये वार टाइम में दिए जाते हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है अशोक चक्र, कृति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये जो है ये सारे जो है ये पीस टाइम में दिया जाता है। देते कौन है? भारत के राष्ट्रपति। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? कौन था? बहादुर शाह जफर। इसे आप कभी कभी ये नाम भी प्रयोग करता है, शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? कोयला, बॉक्साइट, लोहा या पेट्रोलियम? कौन सा? तो आप जानते हैं पेट्रोलियम हमारा झारखंड में उत्पादित नहीं होता है। कोयला होता है। भंडारण में बताइए क्या स्थान है? पहला स्थान है। और उत्पादन में, कोयले के उत्पादन में झारखंड का तीसरा। ये भंडारण हो गया और ये उत्पादन हो गया। तो इस मामले में क्या है? पहला स्थान है। बॉक्साइट का मैं यदि बताऊं, भंडारण में तो आपको पता होगा इसका 8वां स्थान है। झारखंड का 8वां स्थान है। उत्पादन में इसका स्थान कंफर्म नहीं करा गया है। पर लौह अयस्क में यदि मैं बताऊं तो लौह अयस्क में आप देखेंगे कि भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान क्या है? दूसरा है। पर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का स्थान कितना है? चौथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने मनाया जाता है और फूलों का त्यौहार कहा जाता है? बताइए कौन सा है? सरहुल। करम, जावा, मकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। औसतन 468 फीट कितना है? 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़ा जलप्रपात की रचना करता है? कौन सा है? आप सभी को पता है इस प्रश्न का सही उत्तर। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है झारखंड में? लोध। कहाँ पर है? लातेहार में। किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर। इस तरह से भी हो सकता है या आपको हो सकता है ऐसे लिखा मिले। बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की। दसम जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। पंचघाघ है, ना कि पंचगढ़ है, घाघ है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं घाघ है ये। तो ये पंचघाघ है। ये आपको कहाँ मिलेगा? लातेहार में। बूढ़ाघाघ ये सब दर्ज आपको वहीं मिलेंगे। हिरनी कहाँ मिलेगा? पश्चिमी सिंहभूम में। और दसम में आपको मिलेगा रांची में। दसम किस नदी पर है? कांची पर। हिरनी किस नदी पर है? रामगढ़ा नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कौन सा एक भूटान का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल पूछ रहा है भूटान का, हमारा पड़ोसी देश है, क्या है? टकीन, फेनिक लोमड़ी, कराबख घोड़ा या बिजोन?
क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टकी। किस वर्ष झारखंड एक राज्य के रूप में अस्तित्व आया? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बता देंगे। ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 2000। भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्यात है? क्यात करेंसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, करेंसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। किसका है क्यात? नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, म्यांमार का। 2015 में जब यहाँ प्रश्न बनाया गया स्टेनोग्राफर का तो ये प्रश्न पूछा गया। चलिए, तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। तो म्यांमार का जो करेंसी है ना, ये है राष्ट्रीय मुद्रा जो है, नेशनल करेंसी जो है, ये क्यात है, म्यांमार। नेपाल का क्या है? रुपीज़, नेपाली रुपीज़। भूटान का क्या है? न्यू गल्ट्रम है ना, न्यू गल्ट्रम। बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश का टका नेशनल करेंसी है। लोकसभा के सदस्यों का चयन कौन करता है? 119वां प्रश्न है। कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करते हैं, मुख्यमंत्री गण करते हैं, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रीगण करते हैं, या भारत के लोग? तो आप जानते हैं आम चुनाव होते हैं ना, आम चुनाव तो होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। कौन करता है? भारत के लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड की राजधानी, मुश्किल प्रश्न नहीं है, रांची है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा युआन है? रिनेनबी है। बताइए क्या है? किस देश, पड़ोसी देश की? किसकी है? चीन की, नेपाल की, भूटान की, श्रीलंका की? चीन की। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेपाल की क्या है करेंसी? अभी मैंने बताया आपको, नेपाली रुपीज़। भूटान का क्या है? न्यू गल्ट्रम। श्रीलंका क्या है? श्रीलंकन रुपीज़। स्पष्ट होगा होंगे, पर यहाँ कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। अब जो एग्ज़ाम होगा, आपके 100 क्वेश्चन है यहाँ पर, 25 जीएस के हैं, हाँ। तो आप भरोसा रखें कि आपको यहाँ पर आपका एग्जामिनर जो है ना, एक तो कैपिटल और दूसरा करेंसी, इस पर प्रश्न बना दें। पूरे विश्व में लगभग 193 यूनाइटेड नेशन के अनुसार इतने ही देश है ना, 193 देशों को मान्यता प्राप्त है, उसे स्वीकार किया था कि वे देश है। इतने सारे देश है, हर किसी को याद रख पाना संभव नहीं है, पर आपका एग्जामिनर का फेवरेट विषय रहा है कैपिटल एंड करेंसी। तो कम से कम इतना तो प्रयास करें, हमारे जितने ही पड़ोसी देश है, चाहे मैं बात करूँ नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब के कम से कम राजधानी, चाइना के बारे में बता सकता हूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे, ईरान वगैरह, इनके कम से कम कैपिटल और करेंसी याद रखें। क्योंकि आपके एग्जामिनर के द्वारा यूरोप के कंट्री वाले देशों से प्रश्न नहीं बनाता, वो प्रयास करता है कि आसपास के जो देश है ना, क्या बच्चे, देखिए आपका एक सेक्शन शामिल रहता है भारत और उसके पड़ोसी देश, है ना। तो यहाँ पर ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कम से कम अपने हमारे देश में जो हमारा जो पड़ोसी देश है ना, उनके कम से कम करेंसी और कैपिटल को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न। झारखंड में किस नदी से प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बनता है? पहला लोध जलप्रपात है कहाँ? लातेहार में। अब किस नदी पे बनता है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा नदी। या हो सकता है कि इसके जगह पे ये बूढ़ा नदी शब्द का प्रयोग करें, है ना, बूढ़ा नदी। कांची नदी पे कौन मिलेगा? दशम। रामगढ़ नदी पे कौन मिलेगा? हिरनी। कांची नदी कहाँ पर, दशम पर जलप्रपात कहाँ है? रांची में। और रामगढ़ नदी पर जो हिरनी जलप्रपात है वो कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में। बात करते हैं भारत में इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? 2015 का प्रश्न है ना, तो उसी अनुसार उत्तर भी दे रहा है। कितनी चल रही है? 12वीं। तो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, योजना आयोग एक प्रकार का आयोग था, कमीशन था। इसका स्थापना की गई थी 1950 में। और ये क्या करता था? पंचवर्षीय योजना बनाते था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का समय बताइए। 1951 से 56। दूसरी कब है? 56 से 61, है ना, 56। तो ये सारी योजनाएं यही बनाता था। लेकिन भारत में कितनी योजनाएं आई कुल मिलाकर के? इस योजना के द्वारा कितनी योजनाएं बनाएगी? 12। 12वां का समय क्या था? 2012 से 17, ये समय अवधि थी ना इसकी, तो ये तो समय अवधि थी। लेकिन जब यूपीए की गवर्नमेंट आई, अर्थात हम कह सकते हैं ना नरेंद्र मोदी की
लीडरशिप वाली गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग, इस आयोग का गठन किया। और ये क्या है, ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है और यही क्या करता है, झारखंड भारत के विकास के लिए योजनाएं लाता है। पहले क्या था, योजना आयोग केवल 5 वर्षों के लिए ही, योजना आयोग जो 5 वर्षों के लिए ही केवल योजना बनाती थी, लेकिन नीति आयोग 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष, तो ये 3 तरीकों से योजनाएं बनाता है देश को विकसित करने के लिए। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, कमेंट करके बताइएगा, अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का। बात कर लेते हैं, भारतीय मानक समय किस देशांतर के आधार पर परिगणित किया गया है, मापा गया है, बताइए कब, कौन है। 82.5 पूर्व, 82.5 पश्चिम, 83.5 पूर्व या ऑप्शन नंबर डी, क्या सही होगा, 83.5 पश्चिम, क्या सही होगा, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। 82.1/2 ये काल्पनिक रेखा होती है, देखा है आपने, ये देखा ना, ये काल्पनिक रेखा आपको खींची रखी मिली। तो एक जो है ना, ये जो है ना, ये रेखा, इसको क्या कहा जाता है, 82.1/2। ये रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है, इलाहाबाद। साथ में मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5। कौन कौन है भाई, उत्तर प्रदेश तो है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और 5 राज्यों से ना, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, ये वाला 8 राज्यों से। कहाँ से कौन कौन हो गया, याद रखने का तरीका बड़ा स्पष्ट है। पहले तो राजस्थान हो गया, उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, और उसके बाद फिर हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, रघुवर दास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक बात है, कुछ आरोप कर दूँ, कितने व्यक्ति अब तक झारखंड में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कितने बन चुके हैं, 6 व्यक्ति। कौन कौन है भाई, पहले तो बाबूलाल मरांडी हो गए, दूसरे अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन, चौथा कौन हो गया, मधु कोड़ा, 5वां जो हो गया हेमंत सोरेन याद रखेंगे 2013 से 14 के मध्य में ना झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, हाँ। और उसके बाद आप जानते हैं, उसके बाद रघुवर दास आए और अभी वर्तमान समय में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है। चलिए, तो कुल मिला के 6 व्यक्ति अब तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, कौन जाना जाता था, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर था। श्रीलंका को याद रखें ब्रिटिश काल में सिलोन नाम से जाना जाता था। तो हो सकता है आपका एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दे, पड़ोसी देश इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करेंसी पूछ दे, कैपिटल पूछ दे, या उससे जुड़े हुए प्रश्न ही कुछ बना दे। तो श्रीलंका को याद रखेंगे, सिलोन के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, है ना, ब्रिटिश एरा में इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। किस वर्ष बांग्लादेश अस्तित्व में आया, कब आया था, आपको पता है, 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध। उसके बाद ही तो ना क्या हुआ, बांग्लादेश को लिबरेशन मिला, लिबरेट कराया, भारत ने ही तो लिबरेट कराया बांग्लादेश को। तो ये 1971 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी एक भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा या महानदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर, है ना। अब पूर्ण रूप से भारत में ही बहती है, कृष्णा, नर्मदा, महानदी पूर्ण रूप से भारत में ही बहती है, हाँ, पूर्ण रूप से। इसकी लंबाई कितनी है, कृष्णा की 1400, नर्मदा की 1312 और महानदी की 851। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, लेकिन कौन सी एक भारत की वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल पूछ रहा है, फाइनेंशियल कैपिटल पूछ रहा है, कौन है, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या अहमदाबाद। ये तो प्रशासनिक राजधानी हो गई दिल्ली, और तो इसका मतलब फाइनेंशियल कैपिटल कौन है,
ऑप्शन नंबर सी मुंबई। तो मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ। जब मैं एलडीसी का पेपर आपसे एलडीसी के पेपर से आपको परिचित करवा रहा था, क्योंकि ये भी एग्जाम 2015 में हुआ था और मैंने यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे मैं आपको परिचित इससे करवा रहा था, तो वहाँ गलतियाँ हुई थी, तो मैं इसे सुधार देता हूँ। जैसे क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा था प्रश्न कि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी क्या था, और ऑप्शन में आपको नागपुर, पुणे और कोल्हापुर वगैरह के ऑप्शन दे रखे गए थे। तो मैंने आपको बताया था उस समय कि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है वो पुणे है। मैं गलत हूँ। महाराष्ट्र की पहली राजधानी, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, सही करता हूँ उस चीज़ को, महाराष्ट्र की पहली जो राजधानी है यह है आपका मुंबई। मुंबई मुंबई और दूसरी राजधानी महाराष्ट्र की है नागपुर। तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर था नागपुर था, ऑप्शन नंबर ए जो था उस प्रश्न का सही उत्तर था। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? शिरीन इबादी, जोडी विलियम्स, नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफजई। करंट का प्रश्न था, उससे पूछा गया था, आसान प्रश्न था। तो किसे मिला था? मलाला यूसुफजई। मैं साथ में आपको बता दूं कि उस समय भारतीय मूल के इस व्यक्ति को, कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उस वर्ष जानते हैं 2 व्यक्तियों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कमेंट करके बताइएगा, शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार होता है वह किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? किस देश? ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे या फिनलैंड। कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची में है? जानते हैं आप सभी है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शहर को थाउजेंड्स गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? किसे जानता है? गुमला, लातेहार, गोड्डा, हजारीबाग। एकदम अंग्रेजी में हजारीबाग, हजारों का बाग, हजारों बाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है? कौन मनाता है? बांग्लादेश, नेपाल, चीन या अफगानिस्तान? कौन मनाता है 26 मार्च को 1971? कौन मनाता है? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद भारत के मानवीय राहत अभियान को क्या नाम दिया गया था? ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन का नाम क्या नाम दिया गया था? सफ़ेद सागर, मेघदूत, राहत या मैत्री? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये था ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन मैत्री। सफ़ेद सागर जो था, ये सफ़ेद सागर था कारगिल युद्ध के द्वारा चलाया गया था वायुसेना के द्वारा। ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत भारतीय वायुसेना ने एक अभियान चलाया था और जिसके तहत में हमने सियाचिन पर नियंत्रण स्थापित किया था। और ऑपरेशन राहत जो है, जब 2013 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जब भारी वर्षा हुई थी तो भारतीयों को, मतलब कि हम कह सकते हैं कि देश के नागरिकों को सहायता के लिए क्या किया गया था? वायुसेना के द्वारा राहत पहुंचाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन राहत। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। आप मुझे बताएं कि संविधान किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख कर रखा गया भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, अर्थात भारत के महान्यायवादी के? तो आर्टिकल 76 में इनके बारे में उल्लेख कर रखा गया है। इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल क्या होता है? स्पष्ट कर दूं, भारत के महान्यायवादी का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत कोई कार्यकाल नहीं होता। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत किस पड़ोसी देश को पाक जल चलिए अंग्रेजी पढ़ देते हैं, पाक स्टेट द्वारा अलग किया गया है? कौन सा है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये रहा हमारा भारत, ये रहा हमारा भारत, ये रहा श्रीलंका।
श्रीलंका, ये रहा हमारा श्रीलंका पतला सा, चलिए इसको ठीक कर देता हूँ। ये रहा हमारा भारत, ये रहा यहाँ पर श्रीलंका। तो ये आप देख रहे हैं, अरे गलती हो गया, इसे मैं ठीक कर दूँ एक बार फिर से। ये हो गया मेरा भारत और ये हो गया यहाँ पर श्रीलंका। तो ये जो स्टेट देख रहा है, इसी स्टेट से भारत जो है ना, भारत और श्रीलंका अलग होता है, इसी को कहा जाता है पाक स्टेट। ये नैरो पैसेज है ना, नैरो पैसेज है। ये अरब सागर, ये हो गया आपका अरब सागर इधर साइड में, ये हो गया बंगाल खाड़ी। तो आप देख रहे हैं ये जो पाक स्टेट है ना, इन दोनों को मिला रहा है और इन दोनों को अलग कर रहा है। इस भूमि को, इन दोनों सागरों को मिला रहा है और ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, पाक स्टेट। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगती है उसे क्या कहता है, उसके क्या नाम रखा गया, रेड क्लिफ, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ में डूरंड रेखा, पर अफगानिस्तान के साथ में जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उस रेखा को कहा जाता है, उस लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन। बांग्लादेश के बारे में मैं बात पूछूँ आपसे, बांग्लादेश के बारे में पूछता हूँ कि बांग्लादेश पूर्व में स्थित है भारत के। अब मैं प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बॉर्डर है ना बांग्लादेश का, यहाँ पर इसकी सुरक्षा कौन करता है, तो पहला बता दूँ, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये यहाँ पर भी इसकी सुरक्षा करता है। पहले तो ये जो बॉर्डर है, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, इसकी सुरक्षा ये करता है। साथ में पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है, इसकी सुरक्षा BSF करता है। अब ये बॉर्डर का नाम क्या है बताइए, इसका कोई विशेष नाम नहीं है। पर त्रिपुरा के साथ में बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, त्रिपुरा राज्य, हमारे देश में का एक राज्य है त्रिपुरा, तो उसका जो बॉर्डर है ना, उसको कहा जाता है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। त्रिपुरा बांग्लादेश के मध्य के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, 0 डिग्री लाइन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप बताएं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चलिए पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लौह अयस्क, तो झारखंड में देश का लगभग 26% जो है ना, 26% झारखंड में ही रिजर्व है, भंडारित है। और भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान है दूसरा, पर हमसे यहाँ पूछ रहा उत्पादन के दृष्टिकोण से, यह है चौथा स्थान है। वर्तमान समय में भी मैं बात करूं, उस समय भी इस प्रश्न का सही उत्तर जो था ये डी ही था, चौथा ही था। और वर्तमान समय में भी जो जानकारी आपको मैंने दी, ये सारे जो है खनन विभाग जो माइनिंग विभाग और डिपार्टमेंट है ना भारत की, ये डाटा वहाँ का है। तो झारखंड का लौह अयस्क के मामले में भंडारण में तो दूसरा स्थान है और उत्पादन में चौथा स्थान है। वो उस समय भी सही है और इस समय भी सही है। इसका मतलब वर्तमान समय में भी उत्पादन के मामले में झारखंड जो है, लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में झारखंड का स्थान क्या है, चौथा है, और भंडारण में चौथा है, भंडारण में दूसरा स्थान है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था, 2007 में, 11 में, 1 में या 3 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी था, 2003, 24 जनवरी 2003 को। चलिए बात करते हैं भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है। फिर से देखिए, पड़ोसी देश के बारे में एक प्रश्न पूछ दिया। पश्तो है, जोंगखा है, आमरिक है, पश्तो, थाई, जोंगखा और आमरिक क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर था। पश्तो जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान में बोली जाती है, थाई है जो थाईलैंड में बोली जाती है, और आमरिक जो है ना इथोपिया जो एक देश है, अफ्रीकी देश है, वहाँ पर ये भाषा प्रयोग में लाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी। कितने व्यक्ति अब तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 6। सबसे लंबा कार्यकाल पूछ दिया जाए आपसे, रघुवर दास का। स्पष्ट हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं श्रीलंकाई मुद्रा का कोड क्या है। क्वेश्चन आपका है 141वां है क्वेश्चन, क्या है कोड, SR, चलिए अंग्रेजी देख लेते हैं इसका, SRD, LKR, INR या SYP क्या है। तो इसका इस प्रकार सही उत्तर है ऑप्शन नंबर P है, LKR का मतलब लंकन रुपीज़, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है ना, ये शॉर्ट फॉर्म था और इसका फुल फॉर्म था लंकन रुपीज़। और ये SRD का मतलब क्या हो गया, सूरीनाम डॉलर। सूरीनाम एक देश है, आपको ये मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, सूरीनाम डॉलर।
और ये इंडियन रुपीज़ हो गया, हमारे देश का कोड हो गया, और SYPP हो गया सीरियन पाउंड, ये कोड है सीरिया के नेशनल करेंसी का, सीरियन पाउंड लिख देता हूँ। अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरवन का सबसे बड़ा भाग भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? कहाँ पर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भूटान? बांग्लादेश में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन है? राष्ट्रगान पूछ रहा हूँ, राष्ट्रगीत नहीं। राष्ट्रगान कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड निम्नलिखित में किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? कहाँ पर बनता है दसम जलप्रपात? कांची नदी पर। रामगढ़ नदी पे कौन है? हिरनी जलप्रपात। बुढ़ा नदी पे कौन है? लोध जलप्रपात। चलिए, कांची नदी कहाँ पर है? सॉरी माफ करेंगे, दसम कहाँ मिलेगा? रांची में। यहाँ पर जो है हिरनी, ये आपको पश्चिमी सिंहभूम में। और बुढ़ा नदी आपको यहाँ पर जो लोध जलप्रपात है ये आपको लातेहार में मिलेगा। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे? कब किया था? 50, 55, 60 या 72? तो 1950 इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालय की श्रेणियों में नाथुला पास द्वारा जुड़ा हुआ? कौन जुड़ा हुआ है? भूटान, पाकिस्तान, चीन या नेपाल? कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी मतलब चीन। किस पहाड़ी को मोराबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? गोवर्धन, टैगोर, कुलसाई या राजगीर? कौन सा? टैगोर हिल। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी किस प्रकार का अवशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? मतलब कि जो स्वर्णरेखा नदी है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा अपशिष्ट है जो स्वर्णरेखा नदी को क्या कर रही है? प्रदूषित कर रही है। कौन सा है? थर्मल, रेडियोधर्मी, घरेलू या जैव निम्नीकरण? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यही कारण है ना, इसके कारण से ना स्वर्णरेखा नदी में क्या हुआ है ना कि जो ऑक्सीजन का लेवल है पानी में बहुत ही कम हो गया। इसी कारण से आपको मछलियाँ देखने को नहीं मिलेगी, इस नदी में मछलियाँ देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा ना सोचे कि जमशेदपुर में टाटा कंपनी के क्या कहते हैं, टाटा स्टील फैक्ट्री के किनारे टाटा स्टील फैक्ट्री है, इसी कारण से यहाँ क्या होगा? थर्मल हो जाएगा। नहीं, ये जैव निम्नीकरण के कारण क्या हो गई? प्रदूषित हो गई है। तो झारखंड में 2 नदियाँ हैं, दामोदर और स्वर्णरेखा, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। पोलियो के लिए सबसे पहले टीका का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? किसने किया था? तो याद रखेंगे, जोनास साल्क ने। एडवर्ड जेनर ने क्या बनाया था? चेचक का टीका। लुईस पास्चर को हम लोग याद क्यों रखते हैं? किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। और डॉक्टर अरविंद खुराना, पहले तो याद रखें, भारतीय मूल के अमेरिकी रसायन शास्त्र थे। और इन्होंने क्या किया था पता? डीएनए के संदर्भ में कुछ विशेष प्रकार की खोज की थी। क्या थी? यहाँ पर प्रोटीन के संश्लेषण में न्यूक्लियोइड के भूमिका का प्रदर्शन, इस प्रकार की खोज की था। इसीलिए 1968 में इन्हें क्या बोलते हैं, रसायन केमिस्ट्री के अंतर्गत में दिया गया था नोबेल का पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देखो कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? कौन देता है? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए, बी, सी या डी? बजाज स्टील, स्टील इंडिया, रिलायंस स्टील या टाटा स्टील? कौन? ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील। चलिए, ये प्रश्न था आपका जीएस का, पर उसके पूर्व मैं आपको कुछ और बातें भी स्पष्ट कर देता हूँ। यह बात है रघुवर दास के बारे में, चलिए रघुवर दास के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। रघुवर दास पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हुए राज्य के कब से कब तक? 2015 से 2020 तक रहे। पहले व्यक्ति थे जो पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया। जन्म कहाँ हुआ था रघुवर दास का? तो 1955 में छत्तीसगढ़ में। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। अब पहली बार 1995 में इन्होंने चुनाव लड़ा जमशेदपुर पूर्व से। एक सीट है जमशेदपुर में, जमशेदपुर पूर्व, और यहाँ पर पहला बार जीता। बीजेपी के साथ में बीजेपी की सीट से जीत हासिल की। उसके बाद आप देखेंगे जब बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी तो ये 2000 से 2003 तक श्रम मंत्री रहे थे। उसके बाद भी जब नई गठबंधन की सरकारें बनी तब भी बाबूलाल मरांडी जो थे वो कई बार मंत्री के पद पे रहे। और आपके एग्जामिनर के द्वारा हो सकता है कि यहाँ पर रघुवर दास से संबंधित जानकारियाँ पूछ लें, तो याद रखेंगे 2000-2003 में ये श्रम मंत्री रहे थे बाबूलाल मरांडी की सरकार में।
बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न है ये अब जीएस का प्रश्न समाप्त हो चुका है और आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो चुका है। तो अब हम देखते हैं रीजनिंग के 50 प्रश्न आपसे वहाँ प्रश्न पूछे गए थे, तो हम यहाँ पे इसके हल को भी देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न जो था ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया था, और ये जो प्रश्न था देखिए मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूँ। ब्लड रिलेशन के अंतर्गत में मुख्यतः आपको 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो कोडेड प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न होते हैं। एक तो कोडेड होगा जहाँ पर ए बी से क्या संबंध है इस तरह के होते हैं। दूसरा होते हैं इशारे वाले प्रश्न, जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है किसी को इशारे वाले प्रश्न इशारा करते हुए प्रश्न बनाया जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये कोडेड प्रश्न है। प्रश्न क्या है मैं पढ़ता हूँ। पी जो है के की माता है, और देखिए मैं बना देता हूँ अच्छा रहेगा। पी जो है ना, थोड़ा जूम आउट कर लेता है इसको, आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। फिर पी जो है के की माता है। चलिए के की माता मतलब ये महिला हो गई, ये बात स्पष्ट हो गया। के जो है डी की इकलौती बहन है। अब ये भी एक बहन हो गई, डी की इकलौती बहन, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। मैंने महिला का साइन बनाया है। पी का डी के साथ क्या संबंध है, आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पी का डी के साथ क्या संबंध है, क्या होगी, माता पिता बहन या चाची, एकदम स्पष्ट है माता होगी। डी की माता है पी, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न बात करते हैं। 152वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर एक स्थिति दे रखी है और आपसे यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि यदि इसको वाटर इमेज में बदला जाए, है ना, वाटर इमेज, यदि इसको वाटर इमेज में बदला जाए तो निम्न से कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं, पहले तो मैं बताता हूँ मिरर इमेज के बारे में। मिरर इमेज में स्थितियाँ क्या होती है, लेफ्ट और राइट बदलता है, जबकि वाटर इमेज में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ मिरर रख दूँ, यहाँ पर ये हो गया आपका मिरर, और जब मिरर को मैं इस प्रकार रखूँ और जो इमेज बने इसे कहता है वाटर इमेज, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट और लेफ्ट बदलता है, दायां और बायां बदलता है, और यहाँ पर अपर डाउन बदलता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लाल हरे नीले रंग के 3 बक्सों में 108 गेंदें रखी गई है। लिखा हरे लाल बक्सों में संयुक्त रूप से रखी बॉलें नीली गेंद में रखी बॉल से 2 गुनी है, और लाल बक्से में जितनी रखी गई है उसमें से नीले बॉक्स में 2 गुनी है। इसका मतलब सीधा पता क्या बोल रहा है, लाल रंग का इतना है, हरा रंग का इतना है, और ये इतना है। कुल मिला कितने 108 है, इतना के रेशियो में 6 = इतना हो गया। ये कितना बार में चला जाएगा, 18 बार में। हमसे लंच में क्या पूछा, बॉक्स में हरे बॉल हरा का पूछ रहा है कि कितना, एक बॉक्स में हरा गेंद कितना है, तो बस यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 88 या 54। इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी था। रिक्त स्थान में भरे जाने पर कौन सी संख्या जो है श्रृंखला को पूरा करेगी, क्या हो करेगी, देख लेते हैं इसको हम। एक का देख लेते हैं यहाँ पर क्या कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा है। तो ये है आपका 1 का स्क्वायर, और ये आपका रहा 1 का क्यूब। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। बाद में क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। ये 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होता है 64। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये भी श्रृंखला पर ही है। अब देख लेते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर आपको चुनाव करने पर बोला है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या उत्तर आएगा, हम इसको देखते हैं क्या आएगा। देखें तो आप देख सकते हैं इसके बीच में क्या रिलेशन है, 7 या 21 से विभाजित कर रहा है, जिसका मतलब यहाँ पर वो संख्या जो होगा 7 से इसको विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 से हम यहाँ विभाजित कर लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे। 82 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मीना ने कहा सुधीर मेरे, अब देखिए यहाँ पर मीना जो है, देखिए अब इशारे वाले प्रश्न आ गए हैं। इशारे वाला ब्लड रिलेशन 2 प्रकार के प्रश्न, एक तो कोडेड और दूसरा इशारे वाले प्रश्न। और तीसरा होता है परिवार पहेली। पर आपके एग्जामिनर के द्वारा संभावना कम ही है कि परिवार पहेली से प्रश्न बनाया जाए, नहीं बनाएगा। 3 मतलब कि ब्लड रिलेशन के अंदर मुख्यतः 3 प्रश्न होते हैं। एक तो होता है कोडेड, जहाँ पर ABC का प्रयोग करेगा वो। दूसरा होता है इशारे वाले प्रश्न, जो इस प्रकार से देख रहे हैं, जो 156वां क्वेश्चन है। और तीसरा होता है परिवार पहेली। तो जो इशारे वाले प्रश्न है ये वही है। तो आप देख लेते हैं इशारे वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा, सुधीर मीना कह रही है। देखिए मीना क्या कर रही है भाई, मीना को मैंने यहाँ रख लिया। महिला पुरुष को अलग पहचान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। मीना ने कहा सुधीर मेरे ससुर। अब यहाँ मीना का ससुर कौन हो गया भाई। अब मीना का ससुर मतलब क्या, इसके पति का क्या हुआ, पिता ही हो गया ना, पिता। यहाँ पर ससुर रख देता हूँ मैं, ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुधीर मेरे ससुर के इकलौते पुत्र। अब यहाँ पुत्र हो गया, यहाँ पर आपका ये पुत्र हो गया, इसका पुत्र, पुत्र है, ये उसका पुत्र हो गया। मतलब ये जो है ना पति पत्नी हो गए और ये पुत्र हो गया। अब पूछा सुधीर का मीना से क्या संबंध है। सुधीर का मीना से, मीना मतलब क्या कहेगी सुधीर को,
क्या कहेगी? कहेगी पुत्र कहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, जब भी ये आए ना सुधीर का मीना से क्या संबंध है, इसका मतलब ये होता है कि मीना सुधीर को क्या कहेगी। सी जहाँ पर आ जाए तो बाद वाला जो होगा पहले वाले को क्या कहेगा, ये आपसे ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा क्या, सुधीर का मीना से क्या संबंध है, मतलब मीना सुधीर को क्या कहेगी, तो पुत्र कहेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के बारे में देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न देखिए अलग है, यहाँ पर क्या हुआ, अधिक समान है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं चारों में से कौन सही होगा, अधिक बहुत, है ना। अब परिमाण में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आकलन। निम्नलिखित 4 विकल्प में एक कृति का चयन करें जो प्रश्न में दी गई कृतियों के रिक्त स्थान में रखे जाने पैटर्न को पूरा करेगी। कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप देख पा रहे हैं आप कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप इसे ठीक से देख कर क्या अनुमान लगा सकते हैं। कौन सा शब्द अलग है, 4 शब्द दे रखे अलग है, बस उसे पूछा। अंकुर, शाखा, पत्ता या पौधा। पौधा अलग है क्योंकि ये पौधे का ही सब भाग होते हैं ये सब, है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है, उस जोड़ी को पहचान ज्ञात कर जो अलग है, भिन्न है। अलग कौन है, राजगीर दीवार, दर्जी रंगाई, मोची जूते, किसान फसल। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, जूम कर देता हूँ थोड़ा और अंग्रेजी को भी देख लेते हैं, जरा अंग्रेजी भी देख लें। मेशन वाल, टेलर डाइंग, कुबर शू, फार्मर कॉर्प। क्या होगा, यहाँ तो साफ दिख रहा है दर्जी रंगाई नहीं करता, सिलाई करता है। संख्या के दोगुने में से 2.5। अब क्या है, एक संख्या के दोगुने में से एक संख्या मान लेते हैं भाई x है, इसका 2x कर दिया मैंने, और यहाँ पर 2 कम कर दिया, 2.5 कम कर दिया। क्या कम करना, उसी संख्या, अब वो संख्या हो गई x में 3.2 बढ़ाने पर, मतलब 3 कितना बढ़ा दिया मैंने, 2 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर आप देखें ये इससे घट जाएगा, है ना, घटेगा तो x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा जाके माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5.7। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, एकदम है, यहाँ पर आपको अल्फाबेट से प्रश्न पूछे गए हैं। देख लेते हैं कौन सा क्रम है, कौन सा क्रम। सी का डी में बदल गया, एल का एन में, मतलब कि पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, इस तरह से बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बढ़ेगा ना, ओ से क्या हो जाएगा, ओ कितने स्थान में बैठा है, 15। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, एक स्थान बढ़ा दिया 16 स्थान पे कौन बैठा है, पी। आप बताइए यहाँ पर पी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे यहाँ और यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये दोनों उत्तर तो नहीं होंगे। आगे देख लेते हैं, यहाँ से पी से 2 बढ़ा हुआ, पी कितने स्थान में बैठा, 16 पे, 2 बढ़ गया 18 पे कौन बैठता है, आप कहेंगे आर बैठता है, आर बैठा हुआ भाई। तो इसके बाद आर आना चाहिए। तो क्या दोनों जगह आर है, जी हाँ आर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 3 बढ़ा हुआ है, ई कितने स्थान में बैठा है, 5 पर, 5 + 3 8 हो गया, 8 पे कौन बैठता है, एच। एच कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा शब्द अपने अर्थ के आधार पर अन्य शब्दों से भिन्न है। क्या होगा, बैरोमीटर, थर्मामीटर, डायमीटर या इलेक्ट्रोमीटर। देखिए ये तीनों जो है ना, ये तीनों ये मापन करने वाले यंत्र है ना, लेकिन ये जो है ये क्या है, ये कोई यंत्र नहीं है। डायमीटर कोई यंत्र नहीं है, ये मापन की इकाई है। जैसे बैरोमीटर से क्या होता है, वायुमंडल की दाब को मापा जाता है, थर्मामीटर से शरीर के तापमान को, इलेक्ट्रोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है, डेंसिटी को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये छांटना है, मतलब कि ये जो नियम कुछ से आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर कि जो है ना, आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर अंत में क्वेश्चन पूछा गया, एक कितनी ईंटों को स्पर्श करती है। तो इसको मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम लोग गिनते हैं। चलिए देखते हैं क्या हम लोग कर पाते हैं, सब इस प्रश्न को हल कर पाते हैं। देखिए एक ईंट आपका ये हो गया, एक ईंट ये, एक ईंट ये, एक ईंट ये है, और ऊपर का ही बड़ा सा आपका ईंट हो गया ए। तो आप देख पा रहे होंगे इस ईंट को तो टच कर ही रहा है, इस ईंट को टच कर ही रहा है, इस ईंट को टच कर ही रहा है। इसका मतलब ये जो ईंट है ना, ये 4 ईंटों को टच कर रहा है, 4 ईंटों को टच कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह का प्रश्न आपको आगे एक बार मिलेगा, चलिए उसको भी देखेंगे बाद में। अभी हम देख लेते हैं क्या है, प्रवाह का नदी से उसी प्रकार संबंध है। क्या संबंध है, संबंध देख लिया, प्रवाह का नदी। निश्चल का संबंध किससे होगा, वर्षा, धारा, पुल या नहर से। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा धारा से। अब एक प्रश्न को तो कह दिए, एक की 6 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना। एक की 6 वर्ष, पहले तो हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो आयु है वर्तमान समय x है, तो 6 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x - 6। 6 वर्ष पूर्व हमसे ये बोला ना
कि वर्तमान आयु के दोगुने में घटाया जाए, इसका 3 गुना, 6 वर्ष पूर्व की 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x माइनस 18 इक्वल टू 2 गुना 2x हो गया। आप बताइए इधर मैं ले आऊँगा तो ये बराबर हो गया ना, दोनों बराबर हो गया तो x इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु क्या होगी इस व्यक्ति की, ऑप्शन नंबर डी 18, ऑप्शन नंबर डी 18। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न प्रश्न में रिक्त स्थान भरे जाने पर कौन सी संख्या सिंगलों को पूरा करेगी। 4 में देख लीजिए 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ 5 बढ़ा हुआ है, यहाँ 7, यहाँ 9, तो यहाँ 11 बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 39। 39 जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यदि थोड़ा छोटा कर देता हूँ अच्छा रहेगा। यदि ए बी के दक्षिण में, अब यहाँ पर देख लेते हैं 169वां प्रश्न हमारा है। ए जो है बी के दक्षिण में है, ए जो है देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा दूँ। देखिए बी यहाँ पर हो गया, मान के चला इसके दक्षिण में ए है। अब यहाँ क्या लिखा, सी जो है बी के पूर्व में है, मैंने सी को यहाँ पर रख लिया भाई, सी को यहाँ रख लिया। तो सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या है, अब बताइए क्या कौन सी दिशा, सॉरी कौन हो जाएगा, ये नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम, देख रहे हैं ना, दक्षिण में तो है ही पर पश्चिम दिशा में भी है, दक्षिण में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका वही ब्लड रिलेशन से है, ये सारे वाला प्रश्न है, देख लेते हैं। ए जो है बी की माता है, ए जो है बी की माता है, माता मतलब महिला है। बी सी का इकलौता पुत्र है, बी जो है सी का इकलौता पुत्र है, सी का इकलौता, बोल रहा है बी जो है ना सी का इकलौता पुत्र है, सी का इकलौता पुत्र है, देख रहा है पुत्र है मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी व्यक्ति हो जाएगा। लिखा ए का सी के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है भाई बताइए, ए का सी के साथ क्या संबंध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पति है। सी के साथ क्या संबंध है कि ए जो है ना सी की पत्नी है, सी की पत्नी है। चलिए इसको फिर से हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए जो है बी की माता है, बी की माता भाई ऊपर रख लिया मैंने, जनरेशन कैपेसिटी पर का दिखाते हैं, माता है। अब लिखा क्या, बी जो है सी का इकलौता पुत्र है, बी जो है सी का इकलौता पुत्र है, सी का इकलौता पुत्र, इसका मतलब ये जो है ना सी का इकलौता पुत्र है, ये पुत्र हो गया। अब हमसे पूछा क्या, ये तो व्यक्ति हो गया ना, ए का सी के साथ क्या संबंध है इसका मतलब पता, ए जो है सी को क्या कहेगी, पति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर धुआं का प्रदूषण से वही संबंध है जो युद्ध का, बताइए प्रदूषण का धुआं संबंध वही है जो युद्ध का, किससे है। ऑप्शन नंबर, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किससे होगा, ऑप्शन नंबर डी विनाश से, ऑप्शन नंबर डी। ए बी का पिता, देखिए फिर से आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिल गए होंगे रक्त संबंध के। आइए इसको हल करते हैं। इस प्रश्न को देख ले जरा, क्या लिखा हुआ है, ए बी का पिता है। चलिए यहाँ पे देख ले इसको थोड़ा सा, यहाँ पर ए बी का पिता है, चलिए भाई बी का पिता है रख लिया, बी सी का पिता है, सी का पिता भी रख लिया, डी सी की पुत्री है, डी जो है सी की पुत्री है, पुत्री है, पुत्री है, समझ गए होंगे। ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, और सी डी जो है ना सी की पुत्री है, ये तो पुत्री हो गई। तो सी का ए के साथ क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर जो सी है ना, इसके लिंग का कोई निर्धारण ही नहीं हुआ है, लिंग कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि सी का ए के साथ, यहाँ पर सी का ए के साथ क्या संबंध है, नहीं बता पाएंगे। पौत्र है कि पौत्री है, मतलब कि पोती है कि पोता है, नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका लिंग का कोई निर्धारण ही नहीं है कि महिला है कि पुरुष है। तो वैसे ही इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ 4 शब्द दे रखे हैं, 3 अपने में क्या है, क्या एक अलग है, अलग कौन है देख लेते हैं। रेखा गणित, बीजगणित, अंकगणित, आर्य गणित, कौन अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये सारे जो है रेखा गणित, बीजगणित और अंकगणित ये गणित के ही अध्याय है, टॉपिक है। आगे बढ़ते, कक्षा में 18 लड़के हैं। अब 18 लड़के हैं, अब इनकी ऊंचाई है इतनी। अब ये जो 18 लड़के हैं ना, 3/4 है, पहले देख ले तो 3/4, इसका मतलब 3 × 18, तो इसका मतलब उस वर्ग में 24 लड़के हैं कुल मिलाकर के, इतने लड़के 24 लड़के हैं।
पर पूरी कक्षा में पता लड़के लड़कियों का अनुपात क्या है पता, 2 और 3 का, 2 और 3 का अनुपात है, 2/3, 2 और 3 का। तो वैसे ही हमको बताइए कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, 2/3 है, 2/3 है, 24, बाद ना 24, स्पष्ट हो गया। तो कुल बच्चे तो 36 हो गए, जिसमें से 24 तो सिर्फ लड़के हैं, तो 12 बच्ची कितनी लड़कियां। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 होगा। प्रश्न के लिए देखिए 4 आकृतियां दी गई है, अब मिरर इमेज में आपको ढूंढने के लिए बोला कि कौन सा मिरर इमेज होगा। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लेंगे, आप जानते हैं कि मिरर इमेज में क्या होता है, राइट और लेफ्ट क्या होता है बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हो गया आपका दिशा से जुड़ा हुआ प्रश्न है के उत्तर की ओर, के जो है ना उत्तर की ओर जाता है कितना, 10 किलोमीटर। चलिए 10 किलोमीटर रख लिया मैंने भाई, 10 किलोमीटर। वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब वो 4 किलोमीटर अभी भी उत्तर में ही है, ठीक है। इसके बाद वह पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलिए भाई। अब यहाँ पर क्या, वह कितनी दूरी, अब अपने स्थल के संदर्भ में वह कितनी दूरियाँ किस दिशा में है। चलिए इसको मैं फिर से आपको समझाता हूँ। पहले के गया 10 किलोमीटर की दूरी तय किया, उत्तर गया, अब वहाँ से फिर वापस लौटा दक्षिण में कितना, 6 किलोमीटर। इसका मतलब वो उत्तर में 4 किलोमीटर से जा चुका है, अभी भी 4 किलोमीटर उत्तर में ही है। फिर यहाँ से उसने क्या किया, 3 किलोमीटर पूर्व में चलना प्रारंभ किया, 3 किलोमीटर यहाँ चला गया। ये स्थिति थी पहले के की, है ना। अब इसकी दूरी तो साफ दिख रहा है कि हाइपोटेनस का है, जिसका मतलब 5 होगा, इसकी दूरी 5 किलोमीटर होगी, एकदम सही। पर दिशा क्या होगा, उत्तर और पूर्व, इस हिसाब से ना उत्तर पूर्वी होगा ना। यदि मैं यहाँ पर बता दूँ, ये हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया उत्तर आपका, और ये हो गया दक्षिण, दक्षिण हो गया ना। तो आप बताइए किसको दिखा रहा है, इसी को दिखा रहा है, तो ये उत्तर पूर्व हो गया ना, उत्तर पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए ये हो गया आपका पूर्व मुंह करके खड़ा है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब कितना, इतना। चलिए यहाँ पर एक बना देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो ये पूरा जो एंगल है कितने का, 360। अब प्रत्येक खंड कितना का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। हमसे कितना बोला चलने के लिए, 100 घर। इसका मतलब आपको पता है, यहाँ से ये खड़ा था भैया, यहाँ खड़ा था, और ये कितना चला है, 100 डिग्री क्लॉकवाइज चला है। तो वैसे स्थिति में कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा 10 डिग्री दक्षिण में, 10 डिग्री दक्षिण में है ना। पर उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, वापस चलता है इस तरह से, और कितना चलता है, 145 चलता है। तो अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, तो आप कुल मिलाकर आप पाएंगे यहाँ पर ये पहुँच जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो यदि इसको हल आप करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व होगा। पर इसे हल करने का एक तरीका है, पहले बोला क्लॉकवाइज कितना, 100, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। आप कुछ मत करें, आप क्या करें, घटा लें और एंटी क्लॉकवाइज चला लें। पूर्व में पहले कहा था कितना, अब एंटी क्लॉकवाइज चलना है 45 डिग्री, कहाँ चलेगा, यहाँ उत्तर पूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, वही है श्रृंखला वाला प्रश्न है। 9 या 27 में 4 जुड़ गया, 31 हो गया, फिर 31 पे जब 55 में 6 जुड़ गया, 1 बढ़ रहा है, 61 हो गया, और यहाँ पर एक कितना हो गया, 161 सता हुआ है, मतलब कि 1127 हो गया, इसमें 8 जुड़ जाएगा, और ये उत्तर आएगा आपका 1135। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। श्रृंखला वाला प्रश्न है, सॉरी ये भी कहा है कोडिंग वाला प्रश्न आपका है, कोडिंग सामान्य है, किसी न किसी रूप में सामान्य है, सादृश्यता वाला प्रश्न है, एनालॉजी। कौन होगा, पाप से पीछे 26, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1864 और 165। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देख ले भाई। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में प्रश्न 4, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, अलग यहाँ पूछा है कि कौन सा अलग है, जीरा, लौंग, काली मिर्च, ये सारे मसाले हैं, मूंगफली यहाँ पर अलग होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये भी आपका हो गया, किसका प्रश्न है, इशारे वाले प्रश्न है, ब्लड रिलेशन है, इशारे वाले प्रश्न। रीता के पिता रमन, यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर नीना कर रही है इशारा, पहले तो नीना को हम लोग यहाँ रख लिए भाई, और यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दर्शाने को आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक महिला है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको लिंग दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मेल या फीमेल के लिए कोई संकेत करने की आवश्यकता नहीं है। अनीता के पिता रमन मेरे ससुर
मेरे ससुर मतलब कौन? महिपाल। नीना के ससुर कौन हो गए? महिपाल हो गए। महिपाल के इकलौते पुत्र है। अनीता के पिता, अनीता के पिता रमन मेरे ससुर महिपाल के इकलौते पुत्र है। रमन यहां पर आ गया भाई। और इसकी पुत्री कौन है? अनीता है। अनीता है ना भाई, अनीता हो गई। तो बिंदु जो अनीता की बहन है, ये अनीता की बहन हो गई बिंदु भाई। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि महिपाल से किस प्रकार, जो बिंदु है ना महिपाल से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तो आपका यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिंदु जो है ना, ये जो महिपाल है ना, बिंदु को क्या कहेगा। तो क्या कहेगा? पौत्री कहेगा। ये पोती है, महिपाल की पोती है। तो महिपाल क्या कहेगा उसे? पोती कहेगा ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देख ले। अगला प्रश्न है वही आकृति वाली है और भिन्न आपको चुनना है। तो अलग क्या होगा? चलिए देखते हैं, अलग ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहले तो यहाँ पर देखें 4 लकीर, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 4 भुजा, 5 भुजा, 5 भुजा, 3 भुजा, अंतर नहीं हुआ। 3 लकीरें, 3 लकीरें, 3 लकीरें, नीचे में 3 लकीरें, अंतर नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शीर्ष में 1 है, 1 है, 1 है, पर यहाँ पर 3 है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी अलग है। ये एक परिवार में पिता ने केक को 1/4 भाग लिया। उसके पास अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए केक का 3 गुना अधिक था। परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? मुश्किल प्रश्न था, बनाया गया होगा उस समय एग्जाम हॉल के टाइम। एग्जाम हॉल में जब बच्चे इसको हल कर रहे होंगे ना, कहीं से हल ही नहीं होगा। और कई बार जानते हैं बच्चे जब है ना अनुमान के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर मान के बैठे होंगे 12, पर यहाँ जो है ना उत्तर था गलत। कौन था सही उत्तर? से क्या था? इसे हम लोग हल करते हैं। पहले तो मानते हैं क्या ना कि जब केक को काटा गया ना 12 टुकड़ों में काटा गया। क्यों मैं 12 ले रहा हूँ? कारण इसके पीछे 4 का मल्टीपल ले लीजिए। 4 का मल्टीपल लेना, 12 ले रहा हूँ, 8 भी होता, पर मैं 4 का मल्टीपल 12 ही ले रहा हूँ, अच्छा होगा। अब यदि मैं मान के चलूँ 1/4 भाग पिता को मिल गया, तो पिता को मिला कितना? 3 टुकड़ा मिला केक का। अब 9 टुकड़े बचे हुए हैं भाई। और यहाँ पर यही तो बात बोल रहा है, यही तो बात बोल रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक सदस्य के पास एक एक टुकड़ा रहेगा। और प्रत्येक सदस्य के पास जो एक टुकड़ा है ना, उससे यह उसके पिता के पास, प्रत्येक सदस्य के पास जितना टुकड़ा है उसके पिता के पास उससे 3 गुना टुकड़ा है। मतलब प्रत्येक सदस्य के पास एक टुकड़ा है तो उसके पिता के पास 3 टुकड़ा है। यही बोल रहा है। तो अब बताइए मुझे यहाँ पर मैं कौन सी कितना सदस्य की संख्या? तब मैं मानता हूँ यहाँ पर सदस्यों की संख्या अब 10 मान के ही लेते हैं ना। अब यहाँ पर टुकड़ा 12 है, टुकड़ा 12 है, सदस्य 10 है, यहाँ हो गए पिता और 9 सदस्य हो गए यहाँ पर। तो 3 तो इसके पास रहेंगे और 9 टुकड़ा, जिसे यहाँ 12 से 3 हट गया तो 9 बच गया ना। 9 टुकड़ा प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया जाएगा। और तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक एक टुकड़ा है केक का। और जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से 3 गुना है। तो प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए केक का यह 3 गुना है, तो ये सेटिस्फाइड होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी था। अगले प्रश्न को देखिए, देखिए आकृति वाला प्रश्न है, अभिन्न आपसे चुनने के लिए कह दिया गया है। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? आइए देख लेते हैं। आप देखिए पहला में ये तीर का निशान और ये मान के चलिए कि घंटे का निशान है, तो अपोजिट है। इसमें भी अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है, पर यहाँ पर साथ में है, समानांतर है। तो इस प्रकार का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, माफ़ करेंगे। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये आपका एनर्जी वाला प्रश्न है। देखिए इसे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो इसको देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अब 12 का दुगना कितना होता है? 24। इसमें एक घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 23। और 23 हो जाएगा ना, एक कम कर दिया 23 हो जाएगा, 23 घटाया जाए तो 121। अब यहाँ पर उस तरह से देखना है। ये 6 का स्क्वायर हो गया ना, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 का दुगना 12 हो गया, और उसमें एक का कम किया तो ये हो गया 11।
और इसे घटाया तो 25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वही है आपका अल्फ़ाबेट से प्रश्न पूछा गया है। ए का बी, ए का देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक पद आगे बढ़ रहा है, तो वैसे स्थिति में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप कर लेंगे अपने से, आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक एक घर आगे बढ़ रहा है। अगले प्रश्न को ये भी श्रृंखला वाला प्रश्न है, देख लेते हैं। 2 4 12 48, यहाँ आप देख रहे हैं 2 2 4 4 3 12 12 चौक 48, 48 बच्चे कितना हो जाएगा 240। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 240। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि मैं इसको 50 मान लेता हूँ तो 5 बढ़ गया 55 हो गया, 10 बढ़ गया, फिर यहाँ 15 बढ़ गया, तो यहाँ कितना बढ़ेगा 20। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, पॉइंट में दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब वही देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये प्रश्न फिर से आएगा। अब यहाँ डी के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए डी किसे स्पर्श कर रहा है। बात स्पष्ट हो गई कि सी को तो स्पर्श कर ही रहा है, ई को स्पर्श कर ही रहा है। बाद बाकी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है, 3 ईंटों को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ऑक्सीजन जलाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, संबंधित है किसी न किसी रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बुझाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब ये देखिए प्रश्न आपका डिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको, टाइम है क्या बोलते हैं उसको, दूरी दूरी से है, डिस्टेंस से ये प्रश्न पूछा गया था। दिशा एवं दूरी से, डायरेक्शन एवं डिस्टेंस, यहाँ प्रश्न था। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्थान ए से 4 किलोमीटर पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। अब यहाँ पर ए स्थान है भाई, यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व में गया, 4 किलोमीटर चल गया भाई, और बी स्थान पे पहुँचा, एक्स चल रहा है, ठीक है, याद रखेंगे, और बी स्थान पे पहुँच गया। इसके बाद दायां चाहिए भाई, दायां बढ़ा तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मुड़ जाते हैं, तो इसके बाद दाएं मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद इसके सीधे जाने के बाद वह सी पर रुकता है। देखिए यहाँ पर सी रुक गया। ए या सी के बीच की दूरी क्या है, कुछ नहीं, 5 किलोमीटर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, हाइपोटेनस से आपका आसानी से निकाल सकते थे। देखिए अलग है, अलग जो है इसको अलग करना, दही मक्खन चीज़ ये सब दूध से जुड़े हुए हैं, तिल अलग हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, मुश्किल पूछ रहा था, बहुत लंबा चौड़ा की क्वेश्चन था, तो मैं आपको यहाँ पर इसका उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वह ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है वही आकृति पर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका, पहले मैं थोड़ा सा ई कर देता हूँ, यहाँ पर से ठीक से देख पाएंगे फिर। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी था इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, ये भी आकृति वाला है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 195 का है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन सी आकृति बाकी आकृति से भिन्न है, कौन सी आकृति भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकृतियों से, मतलब कि जो इमेजेस होते हैं उनका प्रयोग किया गया था। इस प्रश्न का ये आकृति कौन सी पूरी करेगी, कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आगे बढ़ लेते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक घन है, ठीक है, उसे 8 सेंटीमीटर का ऐसे काट दिया गया 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में। अब यहाँ पर अलग अलग ये जो शेप देख रहा है, ये जो शेप इधर का दिख रहा है, जिसको मैं थोड़ा कलम का इस्तेमाल करूँ, ये यार इधर काला रंग है, ऊपर में क्या है रेड रंग है, ऊपर और नीचे का लेयर है ना, और ये आगे और पीछे का जो है ना ये ब्लू है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखने बोल रहा है कि दोनों सतह पे काला रंग हो, कितने घने से होंगे। तो आप बताइए कि हम इसको 8 सेंटीमीटर घन था 2 सेंटीमीटर में तोड़ें, तो वैसी स्थिति में जब टूटा हुआ जब हम घन निकालेंगे तो ऐसे कितने घन निकलेंगे जिसके दो सतह पर काला रंग होगा। ऑब्जर्वेशन करें, वैसे मेथड होता है बनाने का, कई मेथड होते हैं। तो ये आपके पूछ रहा है मध्य घन, ये देख रहे हैं मध्य घन, ये आपका हो गया ये मध्य घन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक भी नहीं। क्यों, देखिए ना, सिंगल लेयर है, सिंगल है, एक सतह पे रंग है, 2 सतह पे कभी नहीं हो सकता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उस शब्द का चयन करें जो अपने अर्थ के अनुसार समूह के अन्य शब्दों से सामान्य नहीं है। कौन नहीं है, पशु, पुरुष, कृमि या हथौड़ा। ऑप्शन नंबर डी जो था इस प्रश्न का सही उत्तर था, हथौड़ा। अलग बातों के सभी जीवित जीव है। तपेदिक फेफड़े से जुड़ा हुआ है, तो मोतियाबिंद किससे जुड़ा हुआ है, आँख से। ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो था ऑप्शन नंबर डी है।
तो ये था आपका स्टेनोग्राफर जो 2015 में चुनाव एग्ज़ाम हुआ था, उसके 200 मेंस का ये पेपर था। 200 प्रश्न पूछे गए, 10 में 100 प्रश्न आपके हिंदी के मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, और ये जो 100 प्रश्न थे जीएस और रीजनिंग के थे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप अनुमान लगा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले मास में क्या हुआ है कि जैसे ने कल जो कैलेंडर जारी किया है, सबसे पहले स्टेनोग्राफर के पदों पर नियुक्ति के लिए ही क्या किया गया है, एग्ज़ाम का डेट निकाला है, अगले महीना लेना है, और वहाँ पे सबसे पहले आपकी कौशल जांच की जाएगी, और जो बच्चे सफल यहाँ पर होंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। केवल एक लिखित परीक्षा होनी है और 100 प्रश्न यहाँ पूछे जाने हैं, 20 जिसमें 25 प्रश्न जो थे आपके हिंदी के होने हैं, 25 प्रश्न इंग्लिश के होने हैं, 25 आपके जीएस से है और 25 आपको रीजनिंग से पूछा गया है। तो हमने हिंदी, जीएस और ये पिछले बार जो 2015 में हुआ तो ये सारे टॉपिक तो थे, बस अंग्रेजी को अलग से शामिल कर लिया यहाँ पर गया है। तो अब इस प्रश्न को आप बेहतर ढंग से देखें और अनुमान लगाएं, यदि अब पेपर तैयार हो तो ये पेपर का लेवल क्या होगा। तो तब तक अब आज के लिए बहुत इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग अन्य किस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को देखना पसंद करेंगे, किस किस एग्ज़ाम का। चाहे मैं बात करूं सचिवालय का देखना पसंद करेंगे, सचिवालय का पेपर किस प्रकार रहा है पिछले एग्ज़ाम जो हुआ है सचिवालय का, उसका पेपर किस प्रकार का रहा था, वह लेवल क्या रहा था सचिवालय का, उसका देखना चाहते हैं, या एसआई का या अन्य किसी भी एग्ज़ाम का आप देखना चाहते हैं, कमेंट में करके हमें बताएं। कमेंट करें, कमेंट करने से ही सारी बातें स्पष्ट होगी कि आप लोग चाहते क्या है ना। तो यहाँ पर इस टॉपिक पे आप मुझे बताएंगे कि आपको अगला जो वीडियो जो प्रीवियस ईयर का देखना है वो किस एग्ज़ाम का देखना है, सचिवालय का, एसआई का या कोई अन्य एग्ज़ाम का। तो ये कम से कम इसे ज़रूर ही ये सारे कमेंट आप ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।